नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। लेकिन सबसे पहले बात तेलंगाना के RTA की। आपको हिंदी फिल्म वांटेड का वो मशहूर डायलॉग याद होगा जिसमें सलमान खान कहता है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जी हां, इन दिनों यही हाल तेलंगाना की रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी RTA का है, जहां हुक्काम की जानिब से बाज उसूल बना लिए गए हैं और वो अवाम के लिए फ़ायदामंद हैं या नहीं, इससे उन्हें कोई गरज नहीं है, क्योंकि वो किसी की सुनने के मूड में ही नहीं है। रियासत तेलंगाना में दीगर खिदमात की तरह RTA में भी ऑनलाइन खिदमात का आगाज़ किया गया, लेकिन बाज उसूलों की वजह से ये खिदमात शहरियों के लिए रहमत के बजाय जहमत का बास साबित हो रही हैं। लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करवाने पर इसमें डेट मॉडिफिकेशन यानी तारीख की तब्दीली का ऑप्शन ना होने की वजह से हुसूल लाइसेंस के ख्वाहिशमंद अफराद को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। एक मरतबा आपने फीस अदा करके स्लॉट बुक करवा लिया तो चाहे आंधी आए या तूफान या किसी भी किस्म की ज़रूरत हो, आपको स्लॉट बुक करवाने पर मुंतखब की गई तारीख पर RTA दफ्तर से रुजू होना ही होगा। अगर किसी वजह से आप हाजिर नहीं होते हैं तो यह आपकी गलती होगी, स्लॉट इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि आपको इस स्लॉट के जरिए दोबारा दफ्तर से हाजिर होने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि आपको दोबारा हाजिर होने के लिए नया स्लॉट बुक करवाना होगा। इसके लिए जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से फीस अदा करनी होगी। लर्निंग, RC, NOC, टैक्स रजिस्ट्रेशन जैसी 55 खिदमात ऑनलाइन दस्तियाब रखी गई हैं। यह अच्छी बात है कि एक मरतबा स्लॉट बुक करवाने के बाद फीस अदा करके किसी भी तरह की खिदमात के लिए दरमियानी अफराद या ब्रोकर के बगैर आप खिदमात हासिल कर सकते हैं। यह खिदमात दूसरों के लिए शायद बेहतर हों, लेकिन लर्निंग लाइसेंस हासिल करने वालों के लिए मुश्किलात का बायस साबित हो रही है, क्योंकि एक मरतबा स्लॉट बुक करवाने के बाद उन्हें इस तारीख को दफ्तर को पहुंचना ही पड़ता है, बसूरत दीगर उनका स्लॉट इनवैलिड हो जाता है, जबकि दीगर खिदमात के लिए स्लॉट में तारीख की तब्दीली का मौका फराहम है। लेकिन लर्निंग लाइसेंस के लिए यह सहूलत दस्तियाब नहीं रखी गई है। शहर के इलाके रामनगर से ताल्लुक रखने वाले जगदीश ने लर्निंग लाइसेंस के लिए हाल ही में मी सेवा सेंटर से ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाया। उन्हें 6 जनवरी की तारीख मिली। नागुज़िर वजूहात की बिना पर वो हाजिर नहीं हो सके। वो दूसरे दिन RTA दफ्तर से रुजू हुए, जिस पर उन्हें दोबारा स्लॉट बुक करवाने का मशवरा दिया गया। वो तारीख में तब्दीली के लिए मी सेवा सेंटर से रुजू हुए तो उन्हें बताया गया कि एक स्लॉट एक मरतबा ही काम में आता है, तारीख में तब्दीली का कोई ऑप्शन नहीं है, जिस पर वो मायूस लौट आए। लाइसेंस के लिए RTA दफ्तर से रुजू होने वालों का कहना है कि दानिस्ता तौर पर सरकारी खजाना भरने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। शहर में जुमला 11 RTA दफातर हैं। अंदाजे के मुताबिक हर माह यहां लर्निंग लाइसेंस के लिए दाखिल की जाने वाली दरखास्तों से महकमे को 20 लाख रुपए की आमदनी होती है। रोजाना हर दफ्तर में 30 से 50 लोग जिन्होंने स्लॉट बुक करवाया था वो रुजू नहीं हो पाते। इन तमाम को दोबारा स्लॉट बुक करवाना होता है तो वो दोबारा फीस अदा करनी पड़ती है। मालूम हुआ है कि इब्तिदा में स्लॉट बुकिंग के बाद भी स्लॉट बुकिंग से पहले की तरह तारीख और वक्त में तब्दीली की गुंजाइश फराहम थी, जिसे बाद में दानिस्ता तौर पर ख़त्म कर दिया गया। हुसूल लाइसेंस के ख्वाहिशमंद अफराद का कहना है कि यह सहूलत दोबारा फराहम की जाए ताकि किसी वजह से मुकर्ररा तारीख को RTA दफ्तर हाजिर न होने पर उन्हें दोबारा मौका मिले। दफ्तर RTA से लर्निंग लाइसेंस हासिल करने से लेकर ड्राइविंग टेस्ट देने तक का अपना तल्ख तजुर्बा बयान करते हुए एक शख्स ने कहा कि उसने जब पहली मरतबा लर्निंग लाइसेंस के लिए रुजू हुआ तो उन्हें कंप्यूटर पर लिए गए टेस्ट में फेल कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने वहां के माहौल को भांप लिया। दूसरी मरतबा रुजू होते ही पहले दफ्तर RTA की कदीम रिवायत के मुताबिक हथेली गर्म करके वो टेस्ट के लिए सिस्टम के सामने बैठे। जब मामला वहां के मुलाजिम के हक में था तो फिर नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन जनाब को टेस्ट में कामयाबी मिल गई और उसके बाद लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया गया। बाद अज़ा उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुकिंग करवाई तो मुकर्ररा तारीख पर दफ्तर पहुंचे, जहां वो तमाम खानापुरी के बाद घंटों लाइन में खड़े होने के बाद टेस्ट देने के लिए टेस्ट ट्रैक पहुंचे। जैसे ही वो गाड़ी चलाने का टेस्ट देकर वापस हुए, वहां के मुलाजिम ने उनसे कहा कि वो नाकाम हो गए हैं। हालांकि हर तरह से बेहतर मुजाहरे के बावजूद भी नाकामी पर जब उन्होंने वजह दरियाफ्त की तो बताया गया कि टेस्ट के दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं पहनी थी, इसलिए उन्हें फेल कर दिया गया। उन्हें ड्राइविंग टेस्ट की पर्ची पर लिखी तहरीर दिखाई गई जिस पर दर्ज था नो हेलमेट नो टेस्ट।
ये देखकर जब उस शख्स ने पूछा कि हेलमेट नहीं थी तो फिर टेस्ट क्यों लिया गया, तो वहां मौजूद मुलाजिम लाजवाब हो गया। उनसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा। उन्होंने करीब झिड़कने के अंदाज में उन्हें दोबारा आने की हिदायत दी और उलझ पड़ा। इस तजुर्बे से मालूम होता है कि हुकूमत की जानिब से भले ही साफ नीयत से ऑनलाइन खिदमात मुतारिफ करवाई गई हैं, लेकिन बाज़ ओहदेदार किसी न किसी तरह लाइसेंस के लिए राज दफ्तर से रुजू होने वालों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं कि वो ना चाहते हुए भी ब्रोकर से रुजू होने पर मजबूर हो जाता है। साबिक़ में इस महकमे का हाल और भी बुरा था। हर काम के लिए दरमियानी अफराद की खिदमत और हाथ गर्म करने का चलन आम था। आम आदमी दफ्तर की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ सकता था, लेकिन अब उन हालात में थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन पूरी तरह से माहौल करप्शन से पाक नहीं हुआ। लाइसेंस ना हो तो ट्रैफिक पुलिस शहर की सड़कों से गुजरने नहीं देती, और अगर लाइसेंस बनाने की कोशिश की जाए तो वहां के मसाइल अलग हैं। ऐसे में आम आदमी का कहना है कि दयानतदार और ईमानदार मुलाजिमीन सरकारी खजाना भरने और करप्ट मुलाजिमीन अपनी जेब भरने के लिए तरह तरह के रूल्स के जरिए शहरियों को परेशान कर रहे हैं। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान ऐवान के कामकाज को आसानी से चलाने के लिए इतवार के रोज तमाम बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग की और उनसे ताउन की अपील की। नायब सदर की रिहायशगाह पर मुनक्किदा इस मीटिंग में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, कायद ऐवान थावर चंद गहलोत, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ गुलाम नबी आज़ाद, पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, रिहायशी और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी, वजीर खजाना निर्मला सीतारामन, वजीर खारजा एस जयशंकर, वजीर रेलवे पीयूष गोयल, भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव, जनता दल सेक्युलर के एस.डी. देवेगौड़ा, कांग्रेस के आनंद शर्मा और जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, टीआरएस के केशवराव, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विजय साई रेड्डी, डीएमके के तिरुचि और दीगर कायदीन इस इजलास में मौजूद थे। जराये ने बताया कि तमाम रहनुमाओं ने ऐवान के ऑपरेशन में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। मीटिंग में फैसला किया गया है कि बजट इजलास के पहले मरहले में राज्यसभा की आखिरी मीटिंग 13 फरवरी को होगी। पहले यह 15 फरवरी को तय की गई थी। मीटिंग के दौरान वेंकैया नायडू ने सदर के खुतबे की शुक्रिया की तहरीक और बजट पर तबादला ख्याल के लिए ज्यादा वक्त देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों उमूर पर मेंबरान अपने मुतालबात और तजावीज़ को बेहतर तरीके से रख सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि बिल पेश करते या जवाब देते वक्त वुज़रा को मुख्तसर बयानात का फन सीखना चाहिए, जिससे मेंबरान को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका मिल सके। मीटिंग में छोटी पार्टियों को ज़्यादा वक्त देने पर भी गौर किया गया। नए ज़रई कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान तहरीक का आज 67वां दिन है। इस बीच किसान कायदीन और हुकूमत के बीच अगली बातचीत 2 फरवरी को होनी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में हफ्ते के रोज़ दखल दिया था। उन्होंने किसानों से अपील की थी कि हुकूमत हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। मोदी ने कहा था कि वो और वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से महज एक फ़ोन कॉल दूर है। इस बीच बातचीत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के मुखिया नरेश टिकैत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत गिरफ्तार किए उनके लोगों को छोड़े और बातचीत के लिए माहौल तैयार करे। टिकैत ने मोदी की अपील पर कहा कि हम वज़ीर आज़म मोदी की जो शान है उसको कायम रखेंगे। हम तिरंगे का भी कभी अपमान यानी हम तिरंगे की कभी बेइज्जती होने नहीं देंगे। 22 जनवरी को हुकूमत और किसान कायदीन के बीच 12वें दौर की बातचीत हुई थी। इसके बाद हुकूमत ने कहा था कि नए कानूनों में कोई कमी नहीं है, आप अगर किसी फैसले पर पहुंचते हैं तो बताएं, फिर हम इस पर बातचीत करेंगे। इसके पहले 20 जनवरी को हुई मीटिंग में मरकजी हुकूमत ने 1.5 साल तक नए ज़रई कानूनों को लागू नहीं करने और एमएसपी पर बातचीत के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ रखी थी। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान आईटीओ इलाके में हुए तशद्दुद की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम हफ्ते के रोज मौके पर पहुंची थी। आईटीओ इलाके में पथराव और तोड़फोड़ हुई थी। ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत भी हुई थी। इसी बीच किसान कायद बलबीर सिंह राजेवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम किसी जंग के लिए नहीं जा रहे हैं। उन्होंने पुरतशद्दुद मुजाहरे पर कहा कि सिंगू बॉर्डर पर मुजाहरा कर रहे किसानों को भड़काने की साजिश हुई थी, लेकिन किसानों को किसी तरह के तशद्दुद में शामिल नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में लाल किला समेत कई जगहों पर तशद्दुद हुआ था। इसके बाद 29 जनवरी को सिंगू बॉर्डर पर भी पुलिस और मुजाहिरीन के बीच
पुरतशद्दुद झड़प हुई थी। इस मामले में अब तक 44 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रैक्टर रैली की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने रैली में शामिल ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल कॉल डेटा की पड़ताल की है। पुलिस को तशद्दुद से मुतालिक 1700 वीडियो क्लिप और सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। अब तक दिल्ली पुलिस ने 38 एफआईआर दर्ज की हैं और 84 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज समूचे देश के किसानों के तरफ से मैं बधाई देने आया था चौधरी राकेश टिकैत जी को, जिन्होंने ये किसानों की लड़ाई लड़ी है और सारे किसान आभारी हैं उनके कि जैसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे पिता साहब प्रकाश सिंह बादल और इनके पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ मोटा सा मोटा लगाकर वो साथ में उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी। सो हम समूची पार्टी के प्रधान, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने के नाते हम यहाँ आए हैं उनको। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कहा कि 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे की तौहीन देखकर मुल्क बहुत गमजदा हुआ। ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस तबसरे पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हम आपको इससे पहले बता दें कि मोदी ने अपने खिताब में कहा क्या था। वज़ीर-ए-आज़म ने इतवार को कहा कि 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे की बेहुरमती से पूरे मुल्क को काफ़ी दुख हुआ, लेकिन हमें आने वाले वक्त को नई उम्मीद और नए तरीके से उभरना है। मोदी ने आकाशवाणी पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के दूसरे एडिशन की 20वीं किस्त में कौम से खिताब करते हुए कहा कि साल 2021 में कई नई शुरुआत हुई हैं, लेकिन दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे की बेहुरमती देखकर मुल्क बहुत दुखी भी हुआ। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले वक्त को नई उम्मीद और नए तरीके से उभारना है। हमने गुज़िश्ता साल गैर मामूली सब्र और हिम्मत का सबूत दिया। इस साल भी हमें सख्त मेहनत करके अपने अज़्म को साबित करना है, अपने मुल्क को और तेज़ रफ्तारी से आगे ले जाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस माह क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती परेशानियों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों की सख्त मेहनत और बाहमी ताउन बाइस तहरीक है। बदला है, देश को आगे बढ़ाया है। यानी जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनसंग हीरोज को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी गई है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन लोगों के बारे में, उनके योगदान के बारे में जरूर जानें, परिवार में उनके बारे में चर्चा करें। देखिएगा सबको इससे कितनी प्रेरणा मिलती है। इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों का हार्ड वर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है, अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीब करीब 1 साल पूरा हो गया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही
अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है, बदला है, देश को आगे बढ़ाया है। वजीर-ए-आजम मोदी के इस अवसर पर किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने सवाल पूछा कि आया तिरंगा सिर्फ वजीर-ए-आजम का है। राकेश टिकैत ने कहा कि पूरा मुल्क तिरंगे से प्यार करता है, जिसने तिरंगे की तौहीन की है उसे गिरफ्तार किया जाए। ज़राई क़वानीन पर हुकूमत और किसानों के माबीन बातचीत का फिर से आगाज करने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि बंदूक की नोक पर कोई बातचीत नहीं होगी। ख्याल रहे कि इतवार को मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने लाल किले पर तिरंगे की तौहीन का जिक्र किया था, लेकिन राकेश टिकैत ने वज़ीर-ए-आज़म के इस रिमार्क को मुसलसिल या यूं कहें कि एक तरह से मुस्तरद कर दिया। आया है दरबार साहब का जलाएगा। ये किसान की पगड़ी का सवाल है, जल पूरी दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से आएगा। हमें दो चीज पे विश्वास है। एक तो ऊपर वाला हमने देखा, वो हमको दिखाई दिया, उसने हमको कुछ कहा, और नीचे हमको प्रेस पे विश्वास है। नीचे की जो भगवान है वो हमने अखबार को देखा, प्रेस को देखा, मीडिया को देखा, उसने जो दिखाया ठीक है जी, जो हमने देखा, जो मीडिया का लोगों का जो हमने रोल देखा, उन्होंने अपने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। उनके ऊपर बंदूक का पहरा होते हुए भी हमको दिखाया। हम उसके ऋणी रहेंगे, ता जिंदगी उसके ऋणी रहेंगे। ये आंदोलन प्रेस का बचाया हुआ आंदोलन है, इनका स्वागत करो, इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करो, प्रेस के ऊपर। प्रेस के ऊपर पुष्पों की वर्षा करो, वर्षा। आपका धन्यवाद है सबका, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया के। आपने सब कुछ तोड़ के हमको दिखाया, ये उसी का ही नतीजा है कि हमको आपने दिखाया। वो कमेटी में तय होगा, कमेटी में हम सरकार से बात करेंगे, जो भी फैसले होंगे अंदर कमरे में बैठ के होंगे। हम सरकार से फैसला चाहते हैं कि सरकार बैठ कर बातचीत करे। नहीं, किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है, किसान को कमजोर होने की जरूरत नहीं है। षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र से किसान निकल चुका है। वो एक षड्यंत्र था, किसानों का मनोबल डाउन करने का षड्यंत्र था। किसानों का मनोबल कम नहीं होगा, किसान मजबूती के साथ। दिल्ली पुलिस ने आजाद सहाफी मनदीप पुनिया को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस बात की तस्दीक भी की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मनदीप पुनिया को पुलिस एहलकारों के साथ बदसलूकी करने और सिंगू बॉर्डर पर पुलिस को फराइज की अंजामदही में रुकावट डालने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। काबिल गौर बात यह है कि सहाफी मनदीप पुनिया वही हैं जिसने सिंगू बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ तशद्दुद का इर्तिकाब करने वाले लोगों का बीजेपी से ताल्लुक होने का दावा किया था। हाल ही में कुछ लोगों ने सिंगू बॉर्डर पर एहतजाज करते हुए किसानों पर पथराव किया था और मुबैना तौर पर मकामी होने का दावा भी किया था। ये लोग किसानों को सिंगू बॉर्डर से जाने के लिए कह रहे थे। उसके बाद किसान और हंगामा करने वाले लोगों का आपस में तसादुम हो गया, जिसमें पथराव और झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। इस वाक़े में एक SHO भी तलवार से जख्मी हो गया था। इस वाक़े के बाद सहाफी मनदीप पुनिया ने एक वीडियो जारी करते हुए ये दावा किया कि जो लोग मकामी होने का दावा करके किसानों पर हमले कर रहे थे वो दरअसल मकामी नहीं थे बल्कि बीजेपी कारकुन थे। नमस्कार, मैं मनदीप हूं और मैं एक पत्रकार हूं पेशे से। और मैं कल सिंघू मोर्चे पर, जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, उसके स्टेज पर था जब दंगाइयों ने स्टेज के ऊपर हमला किया, किसानों के ऊपर हमला किया। और उस टाइम पे मैंने जो देखा वो मैं आपके आगे बताना जा रहा हूं। असल में 50-60 लोगों का एक ग्रुप आता है जो तिरंगा लेकर आता है, और वो किसानों को पहले गालियां देने लग जाता है और कहता है कि उठकर यहां से भागो, तुम्हें सबक सिखाते हैं। और वो फिर पथराव करने लग जाता है। और पुलिस, वो 50-60 ही थे, लेकिन पुलिस
4 से 5 हजार पुलिस वाले कल थे। 2000 तो उनको बैकअप दे रहा था पूरा, और 4-5 हजार पूरे एरिया में डिप्लॉय कर रखी थी पुलिस, दिल्ली पुलिस थी। तो दिल्ली पुलिस पीछे से उनको बैकअप दे रही है और वो आगे से पथराव कर रहे हैं, और लगातार तिरंगा उन्होंने हाथों में पकड़ा हुआ है। कभी तिरंगा, और एक पेट्रोल बम भी वो फेंकते हैं जो कि उनके पास है, किसानों के पास। किसान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया, किसानों के ऊपर पेट्रोल बम फेंकते हैं, उनकी रजाइयां गद्दे जलाने की कोशिश करते हैं, और जो महिलाओं का टेंट है उसको जलाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हो रहा था। तो अभी जिन लोगों ने वो हमला किया है, वो लोग, उन लोगों की जो आइडेंटिटी है वो भी सामने आ गई है, और साथ में दिल्ली पुलिस का रोल भी मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ में जो मीडिया ने आज रिपोर्ट किया अखबारों में वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो खासा दुख हो रहा है देख के, पहली बार होगा कि मतलब हुआ कुछ और है और रिपोर्ट बिल्कुल उसके उलट कर रहे हैं, और बहुत सारे जो वहां पर पत्रकार, जिनको हम जानते हैं, जो अच्छे पत्रकार हैं, वो भी उलट रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी बेसिकली जो ये हमला किया था उसमें जो फोटोएं आ रही हैं, और जो मैंने रात भर देखा कि कौन लोग थे, उन लोगों जो पहले आए हाथों में तिरंगे लेकर और किसानों को गालियां। साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसान तहरीक को कवरेज करने वाले सहाफियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि वो सच बोलने वालों से डरती है, इसीलिए वो सच्चे सहाफियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जो सच से डरते हैं वो सच्चे सहाफियों को गिरफ्तार करते हैं। प्रियंका गांधी ने किसानों के एहतजाज को कवर करने वाले सहाफियों की गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इंटरनेट बहुत सारी जगहों पर बंद कर दी गई है। बीजेपी हुकूमत किसानों की आवाज़ को कुचलना चाहती है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जितना दबाओगे उससे ज़्यादा आवाज़ें आपके मजालिम के खिलाफ उठेंगी। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज पर ट्वीट करते हुए कहा कि तानाशाह सल्तनत को हकीकत से डर लगता है, तानाशाह अदम तशद्दुद से डरता है, लिहाजा तानाशाह के हुक्मरान गैर जानिबदाराना सहाफत पर जुल्म करते हैं। पार्टी के मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि आप बीजेपी के तहत मुस्तैल किसानों पर हमले को बेनकाब करने वाले सहाफियों पर झूठे मुकदमा दर्ज करके और तहरीक की जगहों पर मोबाइल व इंटरनेट बंद करके किसानों की तहरीक को दबा नहीं पाओगे, मुल्क की आवाज़ बंद नहीं कर पाओगे। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 10 करोड़ 31 लाख के पार हो गया। 7 करोड़ 48 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 22 लाख 30 हज़ार से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। हम सभी के लिए अच्छी खबर है, मुल्क में कोरोना के केसेस और इन्फेक्शन से होने वाली अमवात में लगातार गिरावट हो रही है। दिसंबर के मुकाबले में जनवरी में करीब 3,44,000 नए मामले कम सामने आए हैं और मौतों में भी 5,000 की गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर में 7,85,000 लोग कोरोना से मुतासिर हुए थे और 10,858 मरीजों की मौत हुई थी। जनवरी के आंकड़े देखें तो 30 जनवरी तक मुल्क में जुमला 4,40,000 नए केसेस सामने आए और 5,057 मरीजों की मौत हो गई। नवंबर में 12,33,000 नए मामले मिले थे, जबकि 15,000 अमवात हुई थी। मुल्क में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। अब तक 97% लोग ठीक हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा रिकवरी अरुणाचल प्रदेश में हुई है, यहाँ 99.6% मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर ओडिशा है, जहाँ 99.1% लोग रिकवर हुए हैं। लक्षद्वीप का रिकवरी रेट सबसे खराब है, यहाँ अब तक सिर्फ 38% मरीज ठीक हुए हैं। 62% मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल भी तेज हो गया है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में 30 जनवरी की शाम 7 बजे तक 37,06,000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन ड्राइव इस वक्त इंडिया में चल रही है। बाकी मुल्क जहां 40 से 50 दिन पहले वैक्सीनेशन शुरू हो गया था, वहां भी इतना आंकड़ा नहीं पहुंचा है। हफ्ते को मुल्क में यानी पिछले 24 घंटों का जो डेटा आज रिलीज हुआ है, उसमें मुल्क में 13,064 लोग मुतासिर पाए गए, 14,061 लोग रिकवर हुए, 128 की मौत हुई। अब तक 1,07,47,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं।
तेलंगाना में कोविड-19 के 163 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,94,469 हो गई है। रियासत में बहसते मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,599 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक मौत हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 276 अफराद रुबे सेहत हुए हैं। जो नए मामला अब तक दर्ज किए गए हैं, उनमें जीएचएमसी के हुदूद में 28 नए मामला दर्ज किए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सरबराही में चीन गई एक्सपर्ट्स की एक टीम इतवार के रोज वुहान पहुंची। टीम ने उस सी फूड मार्केट में जांच की जहां पहली बार कोरोना वायरस मिला था। टीम के पहुंचने से पहले इलाके की हिफाजत सख्त कर दी गई। मार्केट के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी। ये टीम 2 हफ्ते पहले वुहान पहुंची थी। 14 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद उसने अपना काम शुरू किया है। पिछले साल कोरोना की शुरुआत के बाद से इस मार्केट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। बंद होने से पहले यहां काफी हलचल रहती थी। यहां सी फूड और सब्जियों के लिए सैकड़ों स्टॉल थे। इस दौरान कुछ चीनी डिप्लोमैट्स और सरकारी मीडिया ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि वायरस इस बाजार से नहीं निकला है। उन्होंने उन थियरीज का हवाला दिया जिनमें कहा गया है कि कोरोना किसी और मुल्क से फैला है। 31 दिसंबर 2019 को एक सस्पिशियस निमोनिया के 4 केसेस मिलने के बाद इस मार्केट को रात भर में बंद कर दिया गया था। इसके बाद जनवरी के आखिर में वुहान में लॉकडाउन लगा दिया गया था। ये 76 दिन तक चला। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वायरस का ओरिजिन यानी जो जहां से इसकी शुरुआत हुई उसका पता लगाने में वुहान मार्केट का अहम रोल है, क्योंकि सबसे पहले यहीं वायरस की पहचान की गई थी। दिल्ली में जुमे के रोज इजरायली एम्बेसी के पास हुए ब्लास्ट की जांच में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब जांच एजेंसियां ब्लास्ट के वक्त 2 घंटे के दौरान आसपास मौजूद रहे 182 लोगों की जानकारी निकाल रही है। पुलिस का फोकस धमाके में ईरानी कनेक्शन पर भी है। पुलिस अफसरों का कहना है कि इस बात के इशारे मिले हैं कि धमाके के पीछे तेहरान का हाथ हो सकता है। 29 जनवरी की शाम 5:10 पर इस्राएली एम्बेसी के बाहर धमाका हुआ था। इससे वहां खड़े 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। दोपहर 3:10 से 5:10 के बीच 61 लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड, जो एम्बेसी से साउथ दिल्ली की तरफ से गुजरती है, 61 लोग वहां से गुजरे थे। 121 लोग साउथ दिल्ली से एम्बेसी की तरफ आए थे। पुलिस को शक है कि उन्हीं 182 लोगों में से किसी एक ने एम्बेसी के बाहर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर एक पेड़ के नीचे आईईडी डिवाइस प्लांट किया है। पुलिस के मुताबिक आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से उनकी तस्वीरें निकाली हैं। इनमें एम्बेसी के पास बंगलों के फुटेज भी हैं। एक ओहदेदार ने बताया कि हम उन लोगों में से कई की पहचान कर चुके हैं। सभी से पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने इस मकाम वाकया से सीसीटीवी के 2 सस्पेक्ट की पहचान की थी। कांग्रेस के साबिक सदर और रहनुमा राहुल गांधी ने हाल ही में तमिलनाडु में बावर्चियों के ग्रुप की नुमाइश में शामिल हुए थे और रायते के साथ एक कुकिंग शो था। उसमें उन्होंने रायते के साथ मशरूम बिरयानी का मजा लिया। विलेज कुकिंग चैनल अपने कुकिंग वीडियोस के लिए जाना जाता है और करीब 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के होने का दावा करता है। जुमे के रोज चैनल ने 14 मिनट की वीडियो अपलोड की है, जिसमें बताया गया है कि मशरूम बिरयानी कैसे तैयार की जाती है। जब एक तजुर्बेकार और 4 नौजवानों से पाक दस्ते ने आखिरी मरहला मुकम्मल कर लिया और रसीली बिरयानी को उबालने के लिए छोड़ दिया, तो राहुल गांधी को एक नीले रंग की टी शर्ट में उस जगह दाखिल होते हुए दिखाया गया। उनके साथ एक तर्जुमान भी था, यानी ट्रांसलेटर था। बावर्चियों ने राहुल गांधी को मधु किया और कहा कि तमिलनाडु में खुशामदीद। राहुल गांधी ने कहा कि मैं तमिल कुकरी शो में पहले ही आना चाहता था, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था, लिहाजा मैं अब आया हूं। मुझे दिखाओ कि आप खाना कैसे बना रहे हो। 5 बावर्चियों को देखकर खुशी हुई कि राहुल गांधी खाना कैसे बनाते हैं, इसको जानने में दिलचस्पी रखते हैं और उन्होंने अपने बावर्चियों से पूछा कि क्या मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं। उन बावर्चियों ने राहुल गांधी को मशरूम बिरयानी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को तमिल जबान से आगाह किया और बिरयानी कैसे बनती है इसके अमल को बताया। राहुल गांधी ने बन रही मशरूम बिरयानी में उन बावर्चियों की मदद की। एक अज्जा के नाम तमिल जबान में दोहराते रहे। बाद में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर नशीन दिनेश गुंडू राव भी इस ग्रुप में शामिल हो गए।
My problem, you see that? I got such burning. எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு. Thank you. அரசு காட்டுறதா கூட காட்டலாம். அந்த டர்மைட்ஸ் எப்படி இருக்குது கொஞ்சம் ஒரு நாள் அங்க போலாம் இருக்குதா டர்மைட் எப்படி இருக்குது இவ்வளவு சைஸா ஆமா இவ்வளவு சைஸ் வருவாங்களா big ones yeah how they cook நீங்க எப்படி அதை குக் பண்றீங்க what else do they cook வேற என்ன நீங்க குக் பண்றீங்க termite எல்லாமே lobster combs in beach area yes சூப்பரா இருக்கு नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।